देखो बस फटाफट रिकॉल करा रहा हूँ, कल हमने लास्ट क्लास में मतलब क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने अपना रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। और मैंने बोला था रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। और अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं बेंड करेगी, अपना पाथ डेविएट करेगी। या तो वो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वही बेंडिंग ऑफ लाइट हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। और हमने यहां तक की चीजें डिस्कस करी थी कि सपोज अगर लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो लाइट रे किधर बेंड करेगी। towards normal. Right for the वेरी normal. गुड, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर ये बेंड कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल आई, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल आर। और इस केस में एंगल आई हमेशा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू एंगल आर। ऐसे ही हमने दूसरा केस भी डिस्कस कर लिया था कि भैया लाइट रे ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में। तो इस केस में जो हमारी लाइट रे है वो किधर बेंड करेगी, वो बेंड Away करेगी from अवे फ्रॉम द normal. नॉर्मल। Away और अगर from वो the बेंड कर रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो इस केस में ये हो गया हमारे पास एंगल आई, ये हो गया हमारे पास एंगल आर। इस केस में एंगल आई हमेशा छोटा होगा एंगल आर से। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी लाइट रे अपना पाथ चेंज तो कर रही है, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो हो रही है, लेकिन वो अपने पाथ से कितना ज्यादा डेविएट होगी, कितना ज्यादा बेंड करेगी, ये हमें कौन डिसाइड करके बताएगा। ये हमें एक मीडियम की प्रॉपर्टी डिसाइड करके बताएगी। और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था। Refractive refractive वेरी index. गुड। index. तो इसको हम कहेंगे यार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हम इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, एयर से। हम हमेशा यही अज्यूम कर रहे हैं कि जो लाइट रे रेयर मीडियम है वो हमारे पास एयर है। तो देखो फॉर्मूला क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जब भी मैं इसको वैक्यूम से कंपेयर करूं तो ये हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैंने आपको कहा था बस इतनी चीज याद रख लेना कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। पहले अब यहां तक चेक करो, कोई डाउट है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। Done, sir. डन। चलो तो Done. फिर भैया अब आगे बढ़ते हैं। यार अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा देखना है। मेरे को इतना पता चल गया कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो मतलब अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम में उतनी ही कम उसकी स्पीड होती चली जाएगी। अगर मैं आपको स्पीड के बारे में बता रहा हूं तो क्या आप यही चीज मेरे को वेवलेंथ के टर्म्स में रिलेट करके दे सकते हो कि वेवलेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा होगा। तो भाई हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सी बाई वी। सी का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ अ वेव। Sir, mu lambda. C is नहीं, equal to. म्यू लैम्डा मतलब अच्छा म्यू आप फ्रीक्वेंसी को कह रहे हो, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो ये जो वेवलेंथ है ये हो जाएगी हमारे पास वैक्यूम की, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ मीडियम, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा इन मीडियम। भैया फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो गई। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे इन अ मीडियम। Yes, sir. डन। अब देखो इसी चीज का आगे हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब हम डिस्पर्जन पढ़ेंगे। बाकी आपने टेंथ क्लास में पढ़ भी रखा है, स्कूल में भी डिस्पर्जन पढ़ रखा है। अगर मैं एक व्हाइट लाइट को रिफ्रैक्ट करा रहा हूं, व्हाइट लाइट को, तो आपको पता है वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। क्या ये बता सकते हो कि वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट क्यों होती है। भाई कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। Dispersion. मैं बोल रहा हूँ डिस्पर्जन बाद में तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ डिस्पर्जन में आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि अगर मैं कोई एक व्हाइट लाइट ले रहा हूँ तो इस व्हाइट लाइट को अगर मैं किसी एक प्रिज्म पे फॉल डाउन कराऊं तो ये व्हाइट लाइट अपने आप 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। मेरे पास इस टाइप के 7 कलर्स आएंगे, सबसे बॉटम मोस्ट रेड आएगा और सबसे टॉप मोस्ट वायलेट ब्लू कुछ इस टाइप का चल जाएगा। ये सही लिखा है गलत लिखा है। Yes. गलत Sir, लिखा है। गलत है. गलत है। सबसे बॉटम मोस्ट Red कौन सा ऊपर आता होगा. है, सबसे Violet. बॉटम मोस्ट वायलेट आता है और सबसे टॉप मोस्ट कौन सा आता है, रेड Red. Red. आता है। और Red. इन सबका एवरेज येलो होता है। तो इस Yes, तरीके sir. से ऑर्डर है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में ये स्प्लिट क्यों हो रही है, इसी का Sir, रीजन है क्योंकि ये चीज। क्या सर रीजन है।
सर Sir, क्योंकि depth. हर एक कलर के लिए हर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ भी अलग हो जाती है, उसकी वजह से वो बैंड भी अलग होता है। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही। कि यार हमारे पास क्या है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो जब ये 7 कलर्स किसी एक मीडियम में, एयर वगैरह या वाटर वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन सबकी वेलोसिटी सेम होती है। तो ये कोई बेंडिंग शो नहीं करते, ये सब बराबर बेंड करते हैं। लेकिन जब हम इसको प्रिज्म से पास कर देते हैं, तो प्रिज्म के अंदर क्या होता है, हर एक लाइट रे के लिए, हर एक लाइट रे की अलग अलग वेवलेंथ है। तो सेम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, अलग अलग कलर्स के लिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग हो जाएगा, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा, सेम मटेरियल का, सेम मटेरियल का। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो जैसे भी मैंने कहा, स्पीड भी अलग अलग होगी। और अगर स्पीड भी अलग अलग है, तो ये अलग अलग बेंडिंग करेंगी, और उसकी वजह से ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगी। क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। डन। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ अभी डिस्कशन चल रहा था, इसके बारे में अभी पूरा डिटेल बाद में पढ़ेंगे जब हमारा प्रिज्म वाला टॉपिक आ जाएगा। फिलहाल तो अभी डिस्कशन चल रहा है नॉर्मल रिफ्रैक्शन का, तो इसको हटा देता हूँ। तो पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। Done, sir. डन। अब देखो यार, इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया कि लाइटर मेरी वैक्यूम से ट्रैवल करती हुई आ रही है, इसलिए मैंने इसको वैक्यूम से कंपेयर किया है। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि लाइटर हमेशा वैक्यूम से ट्रैवल करती हुई आए। भाई ये भी तो हो सकता है कि मैंने नीचे वाला मीडियम ले लिया सपोज ग्लास, और ऊपर वाला मीडियम मैंने ले लिया सपोज वाटर। तो इधर तो लाइट रे भैया ट्रैवल करती हुई नहीं आ रही वैक्यूम से। तो फिर इधर कौन डिसाइड करके बताएगा कि हमारी कौन सी लाइट रे कितनी ज्यादा बेंड करेगी? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाला रेयर एक्ट कर जाएगा, नीचे वाला डेंसर। तो भैया अभी भी कॉन्सेप्ट वही है कि अभी भी कौन सी लाइट रे कितनी ज्यादा बेंड करेगी और किधर बेंड करेगी, वो अभी भी डिसाइड करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताएगा। लेकिन अब की बार जो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। अब इस चीज को ध्यान से देना, जो मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों को। भैया सपोज वाटर को मैंने मीडियम 1 मान लिया, और अगर मैं वाटर को मीडियम 1 मान रहा हूं, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख दो म्यू 1। सिमिलरली ग्लास को मैंने मान लिया मीडियम 2, तो इस मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं लिख देता हूं म्यू 2। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, कि मैं म्यू 2 1 लिख रहा हूं। म्यू 2 1 का मतलब क्या, कि मैं किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे कंपेयर कर रहा हूं, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को कंपेयर कर रहा हूं, किससे? So medium 1. मीडियम 1 से। वेरी गुड अंडी। तो भैया चेक कर लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, म्यू 2 1 का मतलब क्या है, कि भैया हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, और हम कंपेयर कर रहे हैं दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। मैं इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और इसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। तो हम लिखेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सिमिलरली अगर मैं म्यू 1 2 लिख दूं, तो मतलब क्या स्टेटमेंट बन जाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। वेरी गुड, मीडियम 2। तो भैया सीधा सीधा म्यू 2 1 मतलब मैं मीडियम 2 को कंपेयर कर रहा हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं मीडियम 2 को? मीडियम 1 से कंपेयर कर रहा हूं। अब ये म्यू 2 और म्यू 1 ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए। तो म्यू 2 का फॉर्मूला सीधे सीधे लिख सकता हूं ना, c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2, और म्यू 1 हो जाएगा c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 1। इन दोनों को सॉल्व करो तो आपको दिखेगा c और c कैंसिल हो गया, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा v1/v2। और v1/v2 क्यों आएगा भाई? लॉजिकल था। मैंने आपको बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ऊपर म्यू 2 लिख रहा हूं और नीचे म्यू 1 लिख रहा हूं, तो ऊपर हमारा v1 आना चाहिए और नीचे क्या आना चाहिए? v2, जो कि इनवर्स होना चाहिए। फिर भाई वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यही चीज मैं वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकता हूं, वेवलेंथ 1/वेवलेंथ 2। और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के फॉर्म में चलेगा, जो आगे वेव ऑप्टिक्स में भी, डिस्पर्जन में भी बहुत जगह काम आएगा। तो चेक कर लो ये रिलेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। डन सर। डन डन डन। तो जब भी हमारी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही होगी, हम हमेशा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। Done, sir. डन। चलो, अब नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले पीछे वाली चीजें फिर से रिकॉल करो। मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
और एंगल के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। मैंने अभी तक आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन बताया है। थोड़ा सा अपने आप सोचो, इतने में पॉइंट्स लिख रहा हूं, आप इतने सोचो कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल के बीच में कैसा रिलेशन होगा। आप सोचो, इतने में ये लिखता हूं पॉइंट्स। भैया किसी ने बताया नहीं। Sir, the ratio of angle of incident and the ratio of angle of refraction is equal to constant. Sir, that constant is known as the refractive index. नंदिनी ये तो मेरा क्वेश्चन था ही नहीं। नंदिनी मेरा क्वेश्चन ये था कि भैया एंगल ऑफ, मतलब एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, ये क्वेश्चन था मेरा। Sir, angle और refractive इनवर्स। तो याद रखो, एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में इनवर्स रिलेशन है। कैसे इनवर्स रिलेशन है, आ जाओ बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पे। यार एक बार बताओ, ऊपर मैंने रेयर लिया है, नीचे मैंने डेंसर लिया है, तो इसको मान लो μ1, इसको मान लो μ2। तो अगर मेरा μ2 डेंसर मीडियम है तो डायरेक्टली ये कह सकता हूं ना कि μ2 बड़ा होगा μ1 से। तो अगर यस सर। μ2 बड़ा है μ1 से तो जरा एंगल देखो, मीडियम 2 में एंगल बन रहा है r और μ1 में एंगल बन रहा है i। तो कौन सा एंगल छोटा, कौन सा एंगल बड़ा। तो भैया जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा, वहां पे ये जो एंगल आ रहा है वो छोटा आ रहा है। क्या ये वाली बात क्लियर हुई। यस सर। भैया यस सर। रिपीट कर देता हूं, मेरे को ऐसा लगा डाउट है। मैंने कहा अगर आप इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करो तो आपको साफ दिख रहा है कि μ2 बड़ा है μ1 से। μ2 जब बड़ा था μ1 से तो जो एंगल r है वो छोटा बना एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना छोटा एंगल बनते जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा, एंगल छोटा, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो यही लॉजिक बस अब आपको इधर लगाना था। क्या करना है भैया, हमारे पास जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो हुआ करते थे, ऐसे ही हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो है। सबसे पहला लॉ तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये सेम प्लेन में लाई करेंगी। सेम प्लेन का मतलब अगर मैं इंसिडेंट रे एक्स वाई में ड्रॉ कर रहा हूं तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे भी कौन से प्लेन में ड्रॉ करनी है, एक्स वाई एक्स वाई प्लेन में XY. ही ड्रॉ करनी है। अब दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे वाले पे न्यूमेरिकल है, पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा कि भैया साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। और इस वाले लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। लेकिन ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, तो नंदिनी ने बिल्कुल सही कहा कि भैया ये जो कांस्टेंट होता है ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। लेकिन अब आपको सोचना ये है कि भैया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करना। तो कौन सा रिलेशन सही है, ये वाला, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। सर सेकंड वाला. वेरी गुड तरीका। तो भैया हमें पता चलेगा कि सेकंड वाला रिलेशन सही है। क्यों, क्योंकि एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भैया जहां पे मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा होगा उसका मीडियम ऊपर आएगा, जहां पे मेरा इंसिडेंस हो रहा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। यही एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। भाई वापस से देख लो अगर डायग्राम में डाउट हो। मैं बोल रहा हूं आपको ये चेक करना है किसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन मीडियम 2 में हो रहा है तो इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। इंसिडेंस मीडियम 1 में हो रहा है तो इसलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे आएगा। आपको हमेशा इनवर्स फॉर्म में लिखना है। डन सर। डन सर. चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अगर अब यहां तक की चीजें क्लियर है, ये था बेसिक। अब हमें इस रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन पढ़ने हैं। तो आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर भैया रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो भैया ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम बार बार अब शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भैया डायग्राम की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सपोज मैंने क्या कहा कि ये वाला है डेंसर मीडियम, ये वाला है रेयर मीडियम। भैया कोई एक लाइट रे है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेंगी बहुत सारी। तो मैंने एक लाइट रे ले ली और मैं कह रहा हूं कि ये लाइट रे इस तरीके से फॉल डाउन कर रही है। तो भैया ये मेरा नॉर्मल बन जाएगा। यहाँ पे अज्यूम कर लो कि ये वाला एंगल मैंने 30 डिग्री ले लिया। मैंने अज्यूम किया कि ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री मिल गया। तो मेरे को बताओ ये लाइट रे किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Away from the normal.
बिल्कुल भैया, ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये मैंने थोड़ी सी बेंडिंग दिखा दी कि इसने बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मुझे एक चीज क्लियर है कि सिंस ये नॉर्मल से अवे बेंड कर रही है, तो जो ये एंगल होगा वो 30 से बड़ा होगा या छोटा होगा? वो 30 से बड़ा होगा। तो बस मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि ये वाला एंगल कितना ले लेता हूं, जस्ट अज्यूम 45 डिग्री। सिमिलरली भैया एक लाइट रे और निकल रही होगी इससे, और ये लाइट रे क्या कर रही होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा बना रही होगी। तो मैंने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले लिया कि भैया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना अज्यूम कर लो, कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप अज्यूम कर लो 45। तो ये फिर से बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये फिर से बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो भैया ये कुछ इस तरीके का पाथ बनाएगी। अब जो एंगल बनेगा वो 40 से बड़ा या 40 से छोटा, मतलब बड़ा। 45 से बड़ा। तो इसको अज्यूम कर लो 60 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाऊं, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाऊं, सपोज अब मैं यहाँ पे 60 डिग्री ले लूं, तो मेरा अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ क्या होते जाएगा, आप ये सोच के बताओ। सर अब ये खुद डेंसर में आ जाएगा एक टाइम पे। वेरी गुड। तो भैया हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, इधर देख लो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ कब होगा, ये सिर्फ तब होगा जब लाइट रे कैसे ट्रैवल कर रही होगी, डेंसर से रेयर। तो याद रखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपसे एग्जाम में कंडीशन पूछी जाती है, तो ये कंडीशन हमेशा इस टॉपिक के साथ ही लिख लो कि ये हमेशा सिर्फ तब होगा जब लाइट रे डेंसर टू रेयर ट्रैवल करेगी, सिर्फ तब होगा ये। अब मैंने कहा कि यार मैं एंगल आई बढ़ाता जा रहा हूं, एंगल आर बढ़ रहा है। तो यार एक सिचुएशन ऐसी आ गई मेरे पास कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना ज्यादा बड़ा किया कि जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल 90 डिग्री, मतलब बिल्कुल एज इट इज सरफेस के अलोंग पास हो गई। तो मतलब ये वाले एंगल पे मेरा एंगल आर कितना आ गया, एंगल आर 90 आ गया। तो जिस वाले एंगल पे, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका एंगल आर 90 आ जाए, इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्रिटिकल है। तो सबसे पहले तो भैया ये डायग्राम नोट मत करना, डायग्राम तो बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया है। तो सबसे पहले तो भाई टर्म्स को देखते रहना। आईसी क्या है, आईसी इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, that angle of incidence at which angle R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। एंगल R 90 डिग्री का मतलब है, क्वेश्चन आपको ऐसे तो नहीं बोलेगा कि एंगल R 90 बना दो, वो बोलेगा कि लाइट रे passes along the surface, light ray passes along the surface। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आईसी पे एंगल आर 90 बन रहा है, तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इस आईसी से बड़ा कर दूं, मतलब सपोज ये आईसी की वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं, इसको ये ऐसे मत कर देना कि याद रख लिया आपने। सपोज मैंने कहा 75 डिग्री पे मेरे को 90 मिल रहा है, तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री कर दूं फिर क्या होगा, सर वापस डेंसर में आ जाएगी। तो भैया उसको एंगल आर 80 से बड़ा बनाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि भैया ये लाइट रे वापस से सेम मीडियम के अंदर आ जाएगी। तो जब ये लाइट रे सेम मीडियम के अंदर वापस आ रही है, तो जब भी लाइट रे सेम मीडियम के अंदर वापस आती है तो उस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसलिए इसको हमने कहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहां पे ये एंगल आई बड़ा होना चाहिए आईसी से, सीधी सीधी बात। तो अगर एंगल आई आईसी से बड़ा होगा तो हमें कंडीशन मिल जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। चेक कर लो पहले यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब मेरा क्वेश्चन क्या है भैया, मेरा क्वेश्चन एक सबसे पहले तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि ये लाइट रे बेंड करके सेम मीडियम में वापस आ गई, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो हम इसको नॉर्मल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कह रहे, हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कह रहे हैं, नॉर्मल रिफ्लेक्शन ही कह देते इसको, बात तो सेम ही थी। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, मैंने ऑप्टिक्स की फर्स्ट क्लास में आपको यह बताया कि लाइट रे जब किसी सरफेस पे फॉल डाउन करती है, कुछ पार्ट इधर निकल जाता है, कुछ पार्ट इधर निकल जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो पार्ट वापस से सेम मीडियम में आता है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इधर भी तो वही हो रहा है, लाइट रे गई और वापस से सेम मीडियम में टकरा के आ गई, तो इसको रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कह रहे, जस्ट इसको ये फालतू में इतना बड़ा नाम क्यों दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? सर बिकॉज ऑलमोस्ट पूरी तरह रिफ्लेक्शन होके वो उसी मीडियम में आ जाती है। एक एक करके बोलो, कोई भी एक बोलो, एक मिनट नंदिनी पहले आप बोल लो। Sir, because all incident energy is reflected back
to denser medium. ठीक है। और तन्वी आप क्या बोल रहे थे? सर क्योंकि जब वो डेंसर से ट्रैवल करेगी तो अगर जितना जितना हम एंगल बढ़ाते जाएंगे वो उसी में वापस आ जाएगी विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी। दोनों का मतलब आंसर सेम ही है। डन, यही करेक्ट आंसर भी है। यार आप याद रखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब लाइट रे किसी सरफेस पे फॉल डाउन करती है तो कुछ पार्ट इधर आता है, कुछ पार्ट। तो मतलब अगर मैंने इसकी एनर्जी आई ली थी तो मैंने कहा था इधर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इधर जो लाइट रे मिलेगी उसकी एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तीन अलग अलग चीजों में, कुछ रिफ्लेक्शन, कुछ रिफ्रैक्शन और कुछ एब्जॉर्प्शन। लेकिन इधर क्या एडवांटेज है, इधर हमारा कुछ भी पार्ट रिफ्रैक्ट कर ही नहीं रहा, हमने रिफ्रैक्शन खत्म ही कर दिया। तो इस केस में आप लाइट रे को जितनी इंटेंसिटी से फॉल डाउन करा रहे हो, हमें वापस से उतनी ही इंटेंसिटी मिल रही है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं टोटल रिफ्लेक्शन, कि भैया पूरा ही रिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्रैक्शन का हमने चांस ही नहीं दिया, तो एनर्जी लॉस, इंटेंसिटी लॉस नहीं होगा। और हम यही चाहते हैं कि भैया हमारी लाइट रे की जो इंटेंसिटी है उसका लॉस ना हो, ताकि उसको मैं बहुत सारी चीजों में यूज कर सकूं। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। तो मुझे बताओ, अगर मेरे को बहुत ज्यादा शार्प इमेज चाहिए, शार्प इमेज, शार्प इमेज का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर चाहिए, तो भैया मेरे को प्लेन मिरर यूज करना चाहिए या ये TIR वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए? इसमें ज्यादा TIR शार्प वाला। इमेज मिलेगी, TIR में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, तो मेरे को ज्यादा शार्प इमेजेस TIR में मिलेगी। तो जब भी हम बहुत ज्यादा शार्प इमेज की रिक्वायरमेंट मांगते हैं तो TIR कराते हैं। भैया डन डन डन, बढ़ू आगे? Yes, sir. डन। अब सबसे पहले तो इसकी थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले पे भी आएंगे। तो पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन, आप भैया सब मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको ये पहला एप्लीकेशन तो बहुत अच्छे से पता होगा, एंडोस्कोपी। भैया क्या होता है एंडोस्कोपी? सर बॉडी के उन ऑर्गन्स को देखना जिन तक हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, मतलब। बिल्कुल। तो यार जैसे आपका स्टेथोस्कोप वर्क करता है, स्टेथोस्कोप कैसे वर्क करता है, वो ही सेम वर्क एंडोस्कोपी का भी है, लेकिन बस स्टेथोस्कोप में हम लाइट का यूज नहीं कर रहे, हम वहां पे साउंड का यूज करते हैं। लेकिन एंडोस्कोपी में हम साउंड का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं? लाइट का यूज करते हैं। Right. कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। Right. भैया एंडोस्कोपी में क्या होता है, हमारे पास इस टाइप की एक ट्यूब होती है, और इस ट्यूब की लेयरिंग ऐसे मल्टीपल लेयरिंग होती है। इस ट्यूब की लेयरिंग कुछ इस तरीके से कर रखी होती है, जैसे आपको समझा देता हूं कि भैया सपोज ये ट्यूब की दो लेयरिंग है, एक येलो लेयरिंग, एक व्हाइट लेयरिंग, इस टाइप की दो लेयरिंग है। अब हम ये दो लेयरिंग क्यों करते हैं, हम नीचे वाली रेयरिंग को डेंसर बनाते हैं, ऊपर वाली रेयरिंग को रेयर बनाते हैं। अब इसके अंदर मैं कोई भी लाइट रे फॉल डाउन कराऊंगा तो लाइट रे ट्रेवल करेगी डेंसर टू रेयर, और ये इस एंगल पे फॉल डाउन करेगी कि ये टोटली रिफ्लेक्ट बैक करती रहेगी। तो ये मेरी लाइट विदाउट एनी एनर्जी लॉस इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते 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 एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रेवल करके। क्या ये वाली चीज समझ में आ रही है? यस सर। Done. तो इधर हमने लाइट को लूज नहीं होने दिया, तो इसके हम एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, बेसिकली ये ट्यूब माउथ से इंसर्ट कराते हैं और हम स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह, इंटरनल पार्ट्स वगैरह इस एंडोस्कोपी से चेक कर लेते हैं। यही आपका स्टेथोस्कोप का भी सेम प्रिंसिपल है। स्टेथोस्कोप में बस हम लाइट की जगह साउंड को यूज करते हैं और साउंड की एनर्जी लूज नहीं होने देते, तो स्टेथोस्कोप में बहुत क्लियर हार्ट बीट वगैरह सब कुछ सुनाई देता है। बस सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं नॉर्मल ट्यूब यूज करता तो एनर्जी लाइट लूज होती और यहां तक प्रॉपर लाइट पहुंचती ही नहीं। पहला एप्लीकेशन। भैया यही सेम कॉन्सेप्ट है दूसरा एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर्स। जैसे आजकल हमारे इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सब ऑप्टिकल फाइबर्स पे बेस्ड है, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है। ऑप्टिकल फाइबर्स जो आप लैन वायर्स वगैरह देख रहे हो, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। मल्टीपल लेयरिंग्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को लूज नहीं होने देते, और काम खत्म। ऑप्टिकल फाइबर समझाना तो नहीं है ना? नो सर। सेम है, बस थ्योरी आपको पढ़नी है, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। अब एक तीसरा वाला है, तीसरा वाला थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भैया। तीसरा वाला क्या है आपके पास? तीसरा वाला है आपके पास रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। कि यार हम क्या करते हैं, प्रिज्म्स लेते हैं, उनकी ओरिएंटेशन अलग अलग कर देते हैं और उसके हिसाब से हम लाइट रे को रिफ्लेक्ट कराते हैं, और बस यही हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। जैसे मैं आपको एक केस समझाता हूं, बाकी केसेस आप खुद से पढ़ोगे। पहला केस क्या है कि सपोज ये मैंने एक प्रिज्म ले लिया, ये हो गया प्रिज्म। क्या आपको पता है प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना होता है? क्रिटिकल एंगल मीडियम पे डिपेंड करेगा। क्रिटिकल एंगल प्रिज्म का कितना? तो 42 डिग्री।
वेरी गुड भैया। प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल जनरली 37 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक वेरी करता है, क्योंकि ग्लास अलग अलग क्वालिटी का होता है इसलिए। तो यार ये हमने एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म लिया है, मतलब इस एंगल को मैं 45 डिग्री लूंगा, ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म मतलब होता है आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। अब भैया मैंने कोई लाइट रे ली और ये इस तरीके से दो लाइट रे फॉल डाउन कर रही हैं, ये दो लाइट रेज लिया मैंने। तो मुझे बताओ जब मैं ये दो लाइट रेज लूंगा ये उनका नॉर्मल बन जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा भैया? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या ये पैरेलल लाइंस हो रही हैं? ये दोनों यस सर। पैरेलल sir. लाइंस हो रही हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब भैया ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा ये आपको 45 डिग्री मिलेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी, ये लाइट रे वापस से रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये दूसरे मीडियम पे कितने एंगल पे फॉल डाउन कर रही है? ये दूसरे 90 सरफेस पे कितने एंगल से फॉल डाउन कर रही है? 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 45, 45. आप भावनाओं को समझिए। 90 डिग्री। अरे वाह बहुत बढ़िया, समझो भैया। डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, बाद में इसको रब करके देख देता हूँ। भैया मैंने क्या कहा, ये प्रिज्म है, ये लाइट रे ने फॉल डाउन किया टंग टंग, इधर ये परपेंडिकुलरली फॉल डाउन नहीं कर रही है, तो जो ये मेरा नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने ये मेरा एंगल 45 बनेगा। सिमिलरली इधर मैंने फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया और ये वाला एंगल मेरा 45 बनेगा, ये मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल नहीं कर रही। इस वाले फर्स्ट सरफेस के लिए मैंने देखा कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो भैया ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये वापस से रिफ्लेक्ट कर गई। अब आप नीचे वाले बेस को पकड़ो भैया, नीचे वाले बेस पे ये परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही हैं, तो मेरे को बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? किसी ने जवाब नहीं दिया? 90 डिग्री। तो बस पहली क्लास किसी को याद ही नहीं रही। मैंने आपको बोला था जब भी लाइट रे परपेंडिकुलरली equal to फॉल डाउन करती है reflection, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 0 डिग्री होता है। 0 सेल्सियस कहाँ से डिग्री। आ गया? 0 डिग्री होता है। अरे भैया क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल और ये दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री आएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो ये लाइट रे चुपचाप बाहर निकल के आ जाएगी। बाहर क्यों निकली है, वापस से रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई है? क्योंकि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो अब की बार मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है। अगर मेरा एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट रे बाहर निकलेगी, तो ये लॉजिक है। डन? Done, sir. Yes. तो देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर टेल नीचे, लेकिन अब मेरा ऑब्जेक्ट कैसा बन गया? अब मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा बन गया। ऐसा बना नहीं, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का हेड इधर आ रहा है, क्योंकि आप हेड वाली लाइट को देखो, ये लाइट रे 1 है तो ये लाइट रे 1 है, ये लाइट रे 2 है तो ये लाइट रे 2 है। तो आप मेरे को बताओ आपकी जो इमेज है वो कितने एंगल से टिल्ट हो गई है? किसी ने नहीं बोला। लाइट रे कितने एंगल से टिल्ट हो गई है? 90। पहले ऐसे थी अब ऐसे बना दी, तो भैया यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन जो लिखूंगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना लिखूं कि भैया मेरा एंगल ऑफ डेविएशन इधर 90 है, 90 डिग्री. मैंने इमेज को 90 डिग्री पर रोटेट करा दिया। इस तरीके से इसके 3 एप्लीकेशन है। क्या वो आप 3 एप्लीकेशन पढ़ लोगे? यस सर। डन। Yes, पहला sir. मैंने करा दिया। ऐसी 2 ओरिएंटेशन और है, वो आपको करना है क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, उसमें इतनी फाइट मैं नहीं मार रहा हूं। तो भैया Done. आप सब फिर से ईमानदारी से देख के बताओ यहां तक थ्योरेटिकल पार्ट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कोई डाउट, कोई समस्या? No, No. sir. डन। तो आ जाते हैं अपने अब इसी के मैथमेटिकल फॉर्म पे। आ जाओ मैथमेटिकल फॉर्म पे। इसको रब कर देता हूँ, नहीं चलो रहने देता हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। भैया हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। तो ऊपर हो जाएगा μ2, नीचे हो जाएगा μ1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ पे याद रखना μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ था। एंगल μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जिसमें इंसिडेंस हुआ था। तो अपने डायग्राम पे वापस आओ भाई। ये डेंसर मीडियम कोई भी मीडियम हो सकता है, लेकिन रेयर मीडियम बाय डिफॉल्ट हम हमेशा कौन सा अज्यूम करते हैं? Air. एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 0.00. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, याद रख लेना। आ जाओ, तो अब मैं इधर लिखूंगा साइन आई सी।
साइन आईसी पे आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90। 90 डिग्री। रिफ्रैक्शन कौन सी मीडियम में हो रहा है? एयर में। तो यहाँ पे लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इंसिडेंस कौन से एंगल में हो रहा है? ये वो डेंसर मीडियम के उसमें हो रहा है जिसमें क्रिटिकल एंगल बन रहा था। तो भैया सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। साइन आईसी, साइन 90 की वैल्यू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की वैल्यू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला हमारा कहलाता है कि भैया कंडीशन फॉर PIR। चेक करो इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत? नो सर। और देखो ये लॉजिकल फॉर्मूला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल के बीच में कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। तो किस्सा खत्म, इनवर्स रिलेशन। डन सर। डन डन डन। लेकिन अब थोड़ा सा सोच लो अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान दो यार। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दूं तो जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए वो क्या आएगी? ज्यादा या छोटी? कम। भाई देखो इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, इसलिए चेक कर लो ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। रिपीट कर देता हूं। सपोज मैं अलग अलग मीडियम ले रहा हूं। सपोज मैंने एक मीडियम लिया वाटर, एक मीडियम लिया ग्लास, और एक मीडियम मैंने लिया केरोसिन। आपको ये पता होना चाहिए केरोसिन सबसे रेयर मीडियम है वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में। तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स UW, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U ग्लास, और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स K लिख लो। तो अगर मैं रिलेशन तुमसे पूछूं कि भैया इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन बताओ, तो भैया सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का, फिर वाटर का, और फिर केरोसिन का। अगर मैंने आपको ये रिलेशन बता दिया है तो आप मेरे को ये बताओ सबसे कम क्रिटिकल एंगल कौन से मीडियम में आएगा? सबसे इजीली TIR किसके लिए हो जाएगा? सर केरोसिन। वेरी गुड। तो अगर मैं इधर लिख दूं ICK, इधर लिख दूं ICG, और इधर लिख दूं ICW, तो आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि भैया सबसे ज्यादा डेंसर ग्लास है, तो सबसे कम क्रिटिकल एंगल किस में आएगा? सबसे क्रिटिकल एंगल ग्लास में आएगा। सबसे ज्यादा किस में आएगा? सबसे ज्यादा आएगा हमारे पास केरोसिन में। क्या सबको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस क्योंकि भैया इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स। इसलिए इसलिए डायमंड सबसे ज्यादा शाइन क्यों करता है? कोई और मटेरियल सबसे ज्यादा शाइन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भैया डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। कितना है? 2.42 होता है। तो अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसी आएगी? मिनिमम आएगी। तो ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस बता रहा हूं कि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल बस 12 डिग्री होता है। तो अगर कोई भी लाइट रे फॉल डाउन करती है ना डायमंड के अंदर, तो होता क्या है, वो 12 डिग्री से ज्यादा पे फॉल डाउन करती है। तो वो लाइट रे बार बार अंदर ही अंदर टकराती रहती है, रिफ्लेक्ट करती रहती है अंदर ही अंदर, ट्रैप हो जाती है। तो इसलिए हमारा डायमंड स्पार्कल करता है, शाइन मारता है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। यस Done. तो अब इसी के बेसिस पे मैं आपको एक और लॉजिक पूछ रहा हूं, इसका भी सोच लेना। भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एक मीडियम का सेम रहेगा हर एक लाइट रे के लिए, या हर एक लाइट रे के लिए अलग अलग होगा? सर, अलग अलग होगा। बिल्कुल, अभी हमने यही डिस्कशन किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के लिए इनवर्सली रिलेशन रखता है। तो भैया अगर मैं अलग अलग लाइट रे ले रहा हूं, उसको सेम मीडियम में पास कर रहा हूं, जैसे मैंने ब्लू लाइट रे ली, ग्रीन ली, रेड ली, येलो ली, 4 अलग अलग लाइट रे ले ली, लेकिन इनको पास मैं सेम वाटर से कर रहा हूं, तो याद रखना सेम वाटर से जरूर कर रहा हूं, लेकिन इन चारों लाइट रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों लॉजिक को मर्ज करके अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले इसको अच्छे से माइंड में बिठा लो कि भैया सब चीजें क्लियर हैं। सर एक Yes, बार sir. और तन्वी कौन वाटर सा वाला ग्लास वाला। कृतिका कौन सा वाला? लास्ट वाला। कृतिका जैसे मैं ये कह रहा हूं कि सपोज मैंने लिया ये एक ग्लास स्लैब, ये एक ग्लास स्लैब ले लो, इस पे मैंने ऐसे ना 3 अलग अलग लाइट रेज या 4 अलग अलग लाइट रेज फॉल डाउन करा दी, येलो, वाइट, रेड जो भी है हमारे पास, ये सब मैंने इस पे फॉल डाउन करा दी। भाई अब मैं कह रहा हूं इन तीनों कलर्स की क्या वेवलेंथ सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। वेरी गुड। भाई लाइट रेज अलग अलग हैं तो वेवलेंथ अलग अलग होगी, ये वेवलेंथ 2, ये वेवलेंथ 3, ये वेवलेंथ, इस तरीके से। अब मैं इन तीनों लाइट रेस को सेम सेम ग्लास से पास कर रहा हूं, तो हमें क्या लगता है कि भैया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इन तीनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। सपोज जैसे मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 बोल रहा हूं, तो क्या इस वाली लाइट रे के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रहेगा? क्या इस वाली लाइट रे के लिए भी 1.5 रहेगा? क्या इस वाली के लिए भी 1.5 रहेगा?
नहीं, तीनों लाइट रेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो भैया इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग हो सकता है, इसके लिए 1.4 हो सकता है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग हो सकता है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Done. तो यही चीज मैं स्टेटमेंट में रिपीट कर रहा हूं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फॉर डिफरेंट लाइट रेस, फॉर डिफरेंट लाइट रेस, सेम मीडियम हैज डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस। सर केरोसिन ऑयल वाला। क्या बोल रहे हो कृतिका? सर वाटर ग्लास और केरोसिन वाला इससे पहले जो बताया था उसको बता दो एक बार फिर हाँ, से। एक बार उसको भी बता देता हूँ। ये वाला तो क्लियर हो गया कृतिका? यस सर। डन। आ जाओ पीछे वाले पे। आप कह रहे हो सर इसका फिर से बता दो। बिल्कुल भाई, मैंने कहा कि मैंने 3 अलग अलग मीडियम लिए और इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का, फिर वाटर का, फिर केरोसिन का। तो मुझे यह बताना था कि भैया सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू किसके लिए आएगी और सबसे कम क्रिटिकल की एंगल की वैल्यू किसके लिए आएगी। तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होता है उतनी कम, उतनी छोटी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आती है। जैसे मैंने कहा डायमंड, डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, तो देखो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम आई, सिर्फ 12 डिग्री। सिमिलरली ग्लास का देखो, ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है डायमंड के कंपैरिजन में। तो इधर आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैंने अभी बताई कितनी होती है, 37 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक। 42 डिग्री। तो आप खुद देखो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल दोनों अपोजिट वे में चलते हैं। तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा ग्लास का था, तो सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसमें होगा? सबसे कम क्रिटिकल एंगल भी ग्लास में ही होगा। तो ग्लास में TIR इजीली हो जाएगा। कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, तो कैरोसिन के लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा। तो मतलब सबसे रेयर चांसेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के किसमें होंगे? कैरोसिन में होंगे। एक बार कृतिका फिर से चेक करो, कोई डाउट है या फिर से रिपीट करना है? डन सर। डन। चलो, तो भैया ये सब अगर लॉजिक आपको समझ में आ गया है तो अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ये मैंने एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म लिया, ये वही 45 डिग्री 90 डिग्री, और मैंने यहाँ पे 3 लाइट रेस को फॉल डाउन कराया। सबको येलो से ड्रॉ कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं करता। 1 2 और ये 3। ये लाइट रे है रेड, ये है ग्रीन, और ये है सपोज ब्लू। जैसे मैंने कहा ये तीनों लाइट रेज अलग अलग हैं, तो इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो मेरे को इन सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है। ये वाली वैल्यू गिवन है 1.47, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है 1.44, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मेरे को गिवन है दैट इज 1.39। चेक करो पहले, यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। डन। आपको क्या बताना है, कौन सी लाइट रे, कौन सी लाइट रे यहां पे पास होके मिल जाएगी मेरे को, मतलब कौन सी लाइट रे TIR सफर नहीं करेगी। आई रिपीट, आपको यह बताना है कौन सी लाइट रे TIR कर जाएगी और कौन सी लाइट रे TIR नहीं करेगी। मेरे को सिर्फ क्वेश्चन ने यही पूछा था कि कौन सी लाइट रे TIR नहीं कर रही, कौन सी लाइट रे मेरे को यहां बाहर मिल जाएगी, ये क्वेश्चन है। सर यहां लिख कोई देता भी हूं, नहीं। देखते हैं, सोच लो। विच लाइट रे डज नॉट सफर्स TIR? ग्रीन। तो भैया अभी आराम से टाइम ले लो, इतनी जल्दी ऐसा भी नहीं है कि सॉल्व हो जाएगा, ये आराम से टाइम लो, ट्राई टू सॉल्व इट। 2 मिनट देता हूं आपको, और जैसे जैसे जिसके जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो मेरे को फिर सेंड कर दो, देख लेंगे फिर मैच कर लेंगे। आई ड्रिंक सम वाटर। मेरे को पहले ये बताओ, आपको वैसे चलो आप ट्राई करो, हिंट बाद में दूंगा। पहले देखो सही आप लोग कितने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो।
और भैया याद रखो, मैंने आपको रे डायग्राम्स याद करने के लिए बोला था। मैं किसी भी क्लास में एज जस्ट वर्बली पूछ लूंगा किसी भी बच्चे को पकड़ के कि भैया ये वाला रे डायग्राम बताओ क्या था। तो आप सबको वो रे डायग्राम याद रखना है, किसी भी क्लास में पूछ सकता हूँ। भाई फटाफट लास्ट 1 मिनट। तीन लोगों के आंसर्स आए, तन्वी, दिवेश और पलक। क्या बात है, साहिल आज आंसर नहीं दे रहे। मृदुल, वेद, क्षितिज, संजीव, चलो तो आओ अब डिस्कस करते हैं भैया। कौन सी लाइट हमारी टीआईआर नहीं करेगी और बाहर मिल जाएगी। सबसे पहली चीज, अब भाई ये बताओ तीनों लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिखूं तीनों लाइट रेज के लिए। सर 45 डिग्री। वेरी गुड। तो मुझे एक तो पता चल गया कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होता है। भैया ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई विल रिपीट। भैया तीनों लाइट रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा, बिकॉज ये वाला एंगल 45 है, तो तीनों लाइट रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है। अब पहले तो ये बताओ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा मिल जाए तो फिर क्या होगा। सर वो टोटल टीआईआर करेगी। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा मिल जाए तो भैया वो टीआईआर नहीं करेगी। टीआईआर नहीं करेगी। तो बस मेरे को क्या चेक करना है भैया, मेरे को इन तीनों लाइट रेस के लिए क्रिटिकल एंगल चेक करना है। कैसे चेक करेंगे यार, मेरे को पता है कि साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/न्यू। डन। आप क्या करो, आपको ये तो पता ही नहीं कि इन तीनों के लिए अलग अलग थोड़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करोगे। आप इस 45 डिग्री को पकड़ के ये चेक कर लो कि 45 डिग्री के अकॉर्डिंग मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिलता। तो भैया मैंने साइन 45 रखा और यहाँ पे 1/म्यू निकाला, तो म्यू की वैल्यू आएगी √2। √2 का मतलब हो गया 1.414। पहले यहां तक चेक करो, यहां तक कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। मैंने 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग क्यों निकाला, क्योंकि भैया सारी लाइट रे 45 डिग्री पे फॉल डाउन कर रही थी। अब अपने लॉजिक पे आ जाओ, जो मेरे को समझाना था। भैया अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा हूं तो भैया हमारे क्रिटिकल एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कम क्रिटिकल हो एंगल जाएगा। कम हो जाएगा। मतलब अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से बड़ा हो जाए, क्योंकि मैंने 45 डिग्री के लिए निकाला ये, आई रिपीट, ये मैंने 45 डिग्री के लिए निकाला है। तो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 45 डिग्री से मतलब 1.41 से बड़ा हो जाए तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू किससे कम आएगी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 से छोटी आएगी। क्या ये वाली बात समझ में आई है। यस सर। वेयरएस अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.14 से छोटा हो जाए तो फिर उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 से बड़ी हो जाएगी। तो अब चेक करो किस किस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ऊपर वाली कंडीशन में फिट हो रहा है और किस किस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस नीचे वाली कंडीशन में फिट हो रहा है। तो भाई अगर मैं ध्यान दूं, मेरा रेड का सबसे कम है, वेयरएस ग्रीन और ब्लू का ऊपर वाली कंडीशन में आ रहा है, ऊपर वाली कंडीशन में आ रहा है ग्रीन और ब्लू। तो भैया ग्रीन और ब्लू के लिए क्रिटिकल एंगल 45 से कम होना चाहिए, लेकिन ये फॉल डाउन 45 पे कर रही है, तो ये क्या कर जाएगी, ये भैया आपकी टीआईआर कर जाएगी। क्या ये वाला समझ में आया। यस सर। क्योंकि इनके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 से कम आ रही थी इसलिए। वेरएज एक रेड अकेला ऐसा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था 1.414 से, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 से ज्यादा आएगी। सपोज ये कुछ आ गई 47, ऐसी एज्यूम कर लिया मैंने, लेकिन इधर लाइट रे मेरी 45 पे फॉल डाउन कर रही है, तो भैया वो टीआईआर नहीं करेगी। तो अगर वो टीआईआर नहीं करेगी तो वो चुपचाप हमें बाहर मिल जाएगी। तो कौन सी लाइट रे है अकेली जो टोटल टीआईआर नहीं कर रही है, दैट इज रेड।
भाई चेक करो ये क्या जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ गया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ Yes. लग रहे हैं इसमें। यस डन। पहला कॉन्सेप्ट तो ये लगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। और फिर तीसरा ये। डन सर। डन डन डन। सर जो रेड वाली है वो नहीं परफॉर्म करेगी ना? हाँ, रेड वाली परफॉर्म नहीं करेगी क्योंकि उसके लिए एंगल ऑफ जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा आ रहा है, तो ये लाइट रे क्रिटिकल एंगल से कम वाले एंगल पे फॉल डाउन कर रही है। ओके सर। संजना अगर आपको कंफ्यूजन है ना, स्टेटमेंट में लिख लो ताकि बाद में याद रहे। फॉर रेड क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल 45 से डिग्री पे है तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 है, तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल आ रहा है। सो नो टी आई आर। डन सर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा भैया समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक मिनट रुको, मैं आपको समझाने के लिए कुछ लेता हूं, कुछ नहीं मिल रहा है। चलो ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे। भाई भावनाओं को समझ लेना, अभी मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है चीज जिससे मैं आपको समझा सकूं। इसको आप है ना एक वो मानना, स्टील का ग्लास, इतना अज्यूम कर लोगे? यस सर। डन। तो ये अज्यूम कर लो कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है डायग्राम में ये स्टील का ग्लास है। इस स्टील के ग्लास में मैंने पानी भर दिया और बिल्कुल बॉटम पे, इसके बिल्कुल बॉटम पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया। सपोज मैंने रख दिया एक कॉइन। इस तरीके से इमेजिन करना है। तो आप एक चीज खुद सोचो कि अगर मैं स्टील के ग्लास में इस कॉइन को रख रहा हूं और उसके ऊपर पानी डाल रहा हूं, अब मैं इसको अलग अलग एंगल से देख रहा हूँ, कभी यहां से कभी यहां से, तो ये मेरे को कॉइन हर एक एंगल पे दिखाई दे जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? यस यस सर। Sir. अगर मैं बहुत ज्यादा इधर से देखूं तो भैया बहुत ज्यादा इधर से देखूंगा फिर ये मेरे को कॉइन दिखाई नहीं देगा। क्यों ये नहीं दिखाई देगा ये सोचो। आई रिपीट, भाई मैंने क्या कहा कि ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये स्टील का ग्लास है, तो आप इधर से तो देख नहीं सकते क्योंकि ये स्टील का ग्लास है। इसके अंदर पानी डाला, पानी के अंदर एक कॉइन डाला। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो आपको ये कॉइन दिख जाएगा, यहाँ पे हो तो भी दिख जाएगा, यहाँ पे हो तो भी दिख जाएगा, यहाँ पे हो तो भी दिख जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ खड़े हो गए फिर नहीं दिखेगा, यहाँ खड़े हो गए फिर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा इसका एक्सप्लेन करो पहले तो। क्योंकि सर बीच में गिलास आ जाएगा। भाई वेरी गुड। बीच में ग्लास आने का मतलब है कि आप तक इसकी जो लाइट रेस निकल रही होगी इससे वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ? यस Yes, sir. भैया जहां तक आपकी लाइट रे पहुंचेगी एक्चुअली होगा क्या, इससे इस तरीके से लाइट रे निकलेगी, इस तरीके से लाइट रे निकलेगी और ये लाइट रे बेंड करेगी टूवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और मैंने आपको ऑप्टिक्स की फर्स्ट क्लास में बताया था कि भैया जहां तक लाइट रेस जा रही है, जहां तक ये लाइट रेस जा रही है, तो ये पूरा रीजन मेरा क्या कहलाएगा? ये पूरा रीजन मेरा फील्ड व्यू कहलाएगा। फील्ड व्यू का मतलब क्या था कि अगर अब कोई भी पर्सन इस यहां से लेके यहां तक खड़ा है तो उसको ये कॉइन दिखेगा। कोई पर्सन अगर इस फील्ड व्यू के बाहर खड़ा है तो फिर उसको ये कॉइन दिखाई नहीं देगा। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। Yes, चलो sir. भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी भावनाओं को। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतनी बड़ी बात कह दी। क्वेश्चन को अभी समझते हैं। ये सब हटा दो भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ये कॉइन लिया, उसके ऊपर वाटर लेयर बना दी और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक डिस्क रख रहे हैं। डिस्क, तो डिस्क को मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूं कि भैया ये हमने एक सर्कुलर डिस्क रखी इसके जस्ट अपोजिट। तो ये सर्कुलर डिस्क क्या करेगी, ये सर्कुलर डिस्क इसका व्यू रोक देगी, व्यू रोक देगी, कॉइन को नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा साइड में देख रहा होगा ना उसको लाइट रे यहां तक पहुंच रही होगी तो उसको ये कॉइन दिखाई दे जाएगा। क्या ये वाली बात अभी भी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. डन। तो भैया अभी भी क्या हो रहा होगा कि ये लाइट रे कहीं ना कहीं पहुंच रही होगी यहाँ पे, ये लाइट रे पहुंच रही होगी यहाँ पे। तो जो पर्सन यहाँ पे खड़ा होगा उसको तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे और यहाँ पे खड़ा होगा उसको ये कॉइन फिर भी दिख जाएगा। अब क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो
भैया हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया। हमने छोटा सा होल कर दिया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी बाहर निकलते जा रहा है। पानी बाहर निकलते जा रहा है तो ये जो वाटर की हाइट है ये कम होती जा रही है। मेरी डिस्क कॉइन के ऊपर और क्लोज आती जा रही है। जितनी ज्यादा डिस्क कॉइन के क्लोज आएगी, मतलब आप उतना ज्यादा इसको नहीं देख पाओगे। फिर तो चाहे आप जिस मर्जी एंगल पे झुक जाओ, आपको ये नहीं दिखाई देगा। यस सर। भैया मेरे को थोड़ी सी चीजें समझाने दो, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। भैया इधर, अगर ये मेरी डिस्क इससे बहुत ज्यादा हाइट पे है तो क्या होगा कि भैया ये मेरे को यहाँ पे आराम से दिखाई दे जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बिल्कुल ये लो कि आप रात को मून देख रहे हो, आप रात को चांद को देख रहे हो भैया। तो अगर मैं आपके और चांद के बीच में एक शीट लगा दूं बहुत दूर के डिस्टेंस पे, कोई बिल्डिंग भी आ जाए, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपको चांद दिखाई दे जाएगा, क्योंकि भैया जो वो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बहुत दूर है। लेकिन अगर कोई शीट मैं बिल्कुल आंखों के सामने ले आऊं आपके, तो क्या आप देख पाओगे चांद को, चाहे कितना ही पास हो चाहे कितना ही दूर हो? नो नो सर। सर। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि भैया हमने पानी की जो लेयर है उसको डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो जो ये मेरी डिस्क है ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास आती जा रही है। तो जितनी ज्यादा पास आएगी, मतलब चाहे आप उसको कितने ही एंगल पे बेंड क्यों ना करा लो अपने व्यू को, आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। अब पहले ये चेक कर लो जो जो मैंने बकवास करी वो क्लियर हुई या नहीं हुई। यस यस सर। सर। यस सर। अगर बकवास क्लियर हो गई है तो क्वेश्चन लिखो। चलो भैया, राइट द क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ द लिक्विड फाइंड द मिनिमम हाइट लिख लो या मैक्सिमम हाइट लिख लो। फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ द लिक्विड फॉर विच the object cannot be seen at all, for which the object cannot be seen at all। कि कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए, अगर आपने इससे कम हाइट कर दी तो फिर आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। डन। भैया लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है, लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। इसको कितना ले लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड को? 4/5। चलो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड गिवन है, ट्राई टू कैलकुलेट। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना क्या होगा। भैया जैसे मैंने बोला ये लाइट रे मेरी इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेगी, ये लाइट रे ऑब्जेक्ट से बाहर निकली। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल। अब ये किधर बेंड करेगी लाइट रे? अब ये लाइट रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कंडीशन क्या गिवन थी क्वेश्चन में कि ये ऑब्जेक्ट मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए तो ये लाइट रे मैं हमेशा यही चाहूंगा कि ये बाहर ना निकले, ये सरफेस के अलोंग ही चली जाए। क्या ये वाली बात समझ में आई है? यस सर। क्योंकि अगर लाइट रे बाहर चली गई तो फिर तो ये ऑब्जेक्ट मेरे को दिखाई देने लग जाएगा। तो मैं तो यही चाहता हूं कि भैया ये लाइट रे बाहर ना जाए, ये सरफेस के अलोंग चली जाए। तो अगर ये सरफेस के अलोंग चली गई तो भैया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 90। डिग्री। तो मतलब ये TIR हो गया, TIR हो गया। क्वेश्चन में एक चीज देना भूल गया था, डिस्क का रेडियस गिवन है, डिस्क का रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ये डिस्क का रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो भैया आपको डिस्क का रेडियस गिवन है, आपको एंगल आर गिवन है। भैया यहाँ पे ये जो एंगल आई होगा यहाँ पे भी वही एंगल होगा और ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा क्योंकि एंगल आर 90 आ रहा है। तो भैया आप देख लो अपने आप कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मेरे को ये हाइट चाहिए, ये जो येलो डॉटेड लाइन बना रहा हूं मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। चलो ट्राई टू सॉल्व नाउ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया एंगल आर 90, तो ये क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल, तो ये भी क्रिटिकल एंगल, ये भी क्रिटिकल एंगल, तो ये भी क्रिटिकल एंगल। रेडियस गिवन है आपको, मैं ये डॉटेड येलो लाइन हाइट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं। ध्रुव देखते हैं, मेरे हिसाब से आपका आंसर सही आ रहा, बाकी ध्रुव फिर भी चेक करूंगा मैं।
आप भी एक बार मतलब वेरीफाई कर लो, वापस से देख लो। वन 1.4 चलो। तो भाई सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि भैया मैं इस आईसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं। सबसे पहला काम तो यही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, टीआईआर वाली कंडीशन, साइन आईसी इज इक्वल्स टू 1/μ। सॉरी। तो साइन आईसी इज इक्वल्स टू 1/μ। 1/μ की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, यार एक गलती हो गई है, इसको ठीक कर लो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4 कर लो, तभी ठीक हो पाएगा। 5/4 कर लो इसे, माय मिस्टेक प्लीज, 5/4 कर लो इसे। तो अगर मैं इसको 5/4 करूंगा तो ये 4/5 हो जाएगा। तो मेरे को बताओ साइन आईसी मतलब आईसी की वैल्यू कितनी आ गई? कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 4/5 होती है? भाई याद रखो, मैंने दो एंगल्स के लिए अलग से बताया हुआ है, 37 और 53। चेक करो कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 4/5 होती है। रिस्पॉन्ड नहीं आया आपकी बार किसी का भी। भैया याद है ना साइन 53 और 37 कैसे निकालते थे? सर 53। वेरी गुड सुहानी। ये होगा हमारे पास एंगल 53 डिग्री। आपके पास एंगल आ गया। अब आप साइड में देखो, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने बोला ये हाइट कैलकुलेट करनी है। ये एंगल आपको पता चल गया 53 डिग्री। आपको ये वाली साइड की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो और मेरे को एच की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, एच की वैल्यू कितनी आ रही है। बस इतना सा क्वेश्चन था, कैलकुलेट दी वैल्यू फॉर एच। जैसे सबके एच की वैल्यू आ जाए आंसर सेंड करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। मुझे बताओ, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये एंगल के लिए बेस है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो? सर 10 tan tan। 53 तो डिग्री। भाई बिल्कुल यही लिखूंगा, tan 53 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, मेरे को बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई सबसे पहले तो अब tan 53 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो। tan 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 53 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 4/3। 5 3। तो ये हो गया 1, ये हो गया बेस। तो मेरे को बेस कैलकुलेट करना है, तो बेस कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा 3/4। 3/4 चेक कर लो, जो भी आंसर आता हो, दैट इज 0.7 समथिंग इट विल कम। यस सर। डन डन डन। 0.75। यस सर। भैया कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो अभी भी? सर आगे। आ गया है, चलो भाई बहुत बढ़िया। प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड, हाँ ये लो यार। डन सर। डन। चलो 53 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी? ठीक है नंदिनी, 53 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? भाई याद रखो, जिसको याद नहीं है, कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में आप वैल्यू लिख दो 3, 4, 5। 5 के अपोजिट एंगल होता है 90, 4 के अपोजिट वाला एंगल होता है 53 डिग्री, और 3 के अपोजिट वाला एंगल होता है 37। सबसे छोटी साइड है इसलिए इसके अपोजिट सबसे छोटा एंगल, सबसे बड़ी साइड है तो सबसे बड़ा एंगल, मीडियम साइड है तो इसके अपोजिट मीडियम एंगल।
अब अगर मेरे को सपोज साइन 53 डिग्री फाइंड करना है, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सामने वाली साइड, अपोजिट वाली साइड, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 53 के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है? 4। 4. और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 5, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं पूछूं साइन 37, तो फिर से साइन 37 के अपोजिट कौन सी साइड है? 3। 3. और हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स 5। ऐसी कॉस tan कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। डन सर। भाई डन डन आ डन। Done, sir. चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो गया तो बता दियो। अब हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक कि भैया अपैरेंट डेप्थ। हिम्मत है ना पढ़ने की? यस सर। Yes, sir. हाँ, बढ़िया। पता चला कि सब टाइम टाइम फिसो रखे हैं। चलो भैया, अपैरेंट डेप्थ बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके दो केसेस बनते हैं, लेकिन हमें फिलहाल जो पढ़ना है वो सिर्फ एक ही केस पढ़ना है, एक ही केस से हमारा काम चल जाएगा। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस वही पढ़ना है। भाई हमने क्या किया, वही जो अभी पीछे क्वेश्चन दिया था, कंटेनर लिया, कंटेनर में लिक्विड डाल दिया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। मैं इस ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहा हूँ, तो मैं ये ऑब्जर्वर हूं जो भैया बाहर से देख रहा है। इसको मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। भावनाओं को समझ जाना, डायग्राम ऐसे ही बना दिया मैंने, ये मेरा ऑब्जर्वर है। तो भाई आप चेक करो कि पहले तो ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में प्लेस्ड है और ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट इन डेंसर एंड ऑब्जर्वर इन रेयरर। वेरी गुड। तो हम सिर्फ यही वाला केस पढ़ के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम और ऑब्जर्वर हमारा रेयर मीडियम है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, ऐसे दो लाइट रेज को अज्यूम करना पड़ेगा कि इससे दो लाइट रेज निकल रही है। फिर मुझे पता है लाइट रे ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर, तो ये लाइट रे बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अब एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? कि भैया जो ये रिफ्रैक्टेड रे R1 है और जो ये रिफ्रैक्टेड रे R2 है, ये दोनों तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी भी इमेज को देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, तो भैया हमें कम से कम दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हुई मिलनी चाहिए। तो क्या करें? तो बैकवर्ड कर देनी वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये स्ट्रेट लाइन है। तो भैया जैसे ही हम इस लाइट रे को एक्सटेंड करेंगे और इस लाइट रे को एक्सटेंड करेंगे, तो हमें ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ये हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, तो भले ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड हो, लेकिन कभी भी वो ऑब्जेक्ट मेरे को रियल डेप्थ पे दिखाई देगा ही नहीं। वो जहां पे है एक्चुअल में मेरे को कभी वहीं दिखाई देगा ही नहीं, वो मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर दिखाई देगा। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। तो भैया ये थी इसकी रियल डेप्थ, ये यहाँ पे प्लेस था, ये है उसकी रियल डेप्थ। रियल डेप्थ को हम डिनोट करेंगे टी से, लेकिन ये मेरे को रियल डेप्थ पे दिखाई नहीं देगा, ये मेरे को इस वाली डेप्थ पे दिखाई देगा। अपरेंट डेप्थ। तो ये वाली डेप्थ हमारी कहलाएगी अपैरेंट डेप्थ। याद रखो मैं डेप्थ की बात कर रहा हूं, तो जो भी ये चीज मैं मेजर कर रहा हूं वो कहां से मेजर कर रहा हूं? सरफेस से, सरफेस पे। तो भैया ये है मेरी अपैरेंट डेप्थ सरफेस से। तो अपैरेंट डेप्थ का आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है। अपैरेंट डेप्थ ए डॉट डी मतलब अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय जो भी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो आप एक फिर से एक चीज देख रहे हो कि अपैरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। तो मतलब जितना ज्यादा आपका डेंसर मीडियम होगा उतनी ही अपैरेंट डेप्थ कम आएगी। अपैरेंट डेप्थ का मतलब उतनी ही इमेज ऊपर बनेगी। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। जैसे अगर मैं इस कॉइन को वाटर में डाल रहा हूं और वाटर से देख रहा हूं तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं इस कॉइन के ऊपर एक ग्लास स्लैब रख रहा हूं और उससे देख रहा हूं तो फिर ये कॉइन मेरे को काफी ऊपर दिखाई देगा। यस सर। डन। अभी बस फिलहाल आज के लिए इतनी ही चर्चा करते हैं, बाकी अभी इसमें और भी चीजें पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि किस्सा खत्म हो गया इसका। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब चेक कर लो जितनी भी बातें आज करी उसमें कोई डाउट, उसमें कोई दिक्कत समस्या तो बता दो। डन सर। चलो।